द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ करंट आईपी। आईबी का मतलब होता है करंट इन प्राइमरी कॉइल, राइट। करंट गिवन है आपके पास, द शेप ऑफ करंट इज साइनोसाइडल। करंट की जो शेप गिवन है आपको साइनोसाइडल गिवन है। वो पहला ग्राफ गिवन है आपके पास करंट का, बोलते हैं करंट के ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए आपने किसका ग्राफ प्लॉट करना है। अगर आप करंट के ग्राफ की बात करते हैं तो पूछते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दिस ग्राफ, करंट के ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए आपने फ्लक्स का ग्राफ बनाना है। याद रखें अगर किसी कॉइल के अंदर से करंट पास करते थे तो जब करंट पास होगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो इसका मतलब करंट एंड फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिस रेट से करंट चेंज हो रहा होगा उसी रेट से आपके पास फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। फ्लक्स और करंट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब होगा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जिस रेट से करंट चेंज हो रहा होगा उसी रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब बनेगा बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये डायरेक्टली फ्लक्स और फाई सेम चीज़ है, बिल्कुल सही है। तो अगर आपके पास फ्लक्स जिस रेट से करंट चेंज होगा उस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो एग्जामिनर ने करंट का ग्राफ गिवन है। अब आपको यहाँ पे मार्किंग की हुई है उसने, ये पहला डॉट है बॉक्स, ये दूसरा। तो एक वेव जो कंप्लीट हो रही है 4 बॉक्स में हो रही है, तो जिस रेफरेंस से करंट चेंज हो रहा होगा उसी रेफरेंस से फ्लक्स। तो अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा से एक साइन वेव बनानी पड़ेगी, और जिसकी शेप वही होगी जो आपके पास करंट की थी। उसका मतलब बनेगा आपके पास जो शेप बन रही होगी वो कुछ ऐसे बन रही होगी। ये वाला पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। तो आपके पास ये पूरी की पूरी वेव जो बनाएंगे आप, इसी को आगे प्रोलॉन्ग कर देंगे। तो जो शेप आपके पास फ्लक्स की थी वही शेप आपके पास करंट की बनेगी, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला ग्राफ आपके पास ये गिवन था, फ्लक्स को देखते हुए करंट का ग्राफ प्लॉट करना था आपको, राइट। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ में एग्जामिनर आपसे बोलता है जी, सेकंड में आपसे बोलता है कंप्लीट द फिगर 6.3 शो द वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। 1 मार्क का ग्राफ था। कंप्लीट फिगर 6.4 ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ द ईएमएफ। अब आपने ईएमएफ का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप मुझे बताओ फ्लक्स और ईएमएफ में क्या रिलेशन था। नहीं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर फैराडेज लॉ की बात करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ही था। ईएमएफ जो होती थी वो एक्चुअल में माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता था। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। तो फैराडेज ने कहा था कि आपके पास फ्लक्स का जो ग्रेडियंट होगा वो एक्चुअल में ईएमएफ होगा। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, दिस इज द साइन थीटा, ये कौन सा ग्राफ है। अगर मैं आपके पास फ्लक्स की बात करूं तो साइन का ग्राफ है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब बनेगा ईएमएफ को जो आपने ग्राफ बनाना होगा वो कॉस का ग्राफ बनाना होगा। किसका ग्राफ बनाना होगा आपके पास, कॉस का ग्राफ। इसका मतलब बने जी 4 बॉक्स, नहीं एक वेव तो 4 बॉक्स में बनेगी और 6 बॉक्स का ग्राफ प्लॉट करना होगा। 1 2 3 4। तो ये तो आपके पास बना दिया मैंने एक वेव 4 बॉक्सेस तक, और उसके बाद फिर जब आगे कंटिन्यू होगा तो 6 बॉक्स के अंदर आके आपके पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा, ये इस तरह से, और फिर ये आगे तक कंटिन्यू हो रहा होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि दिस इज़ द साइन वेव, ये जो ग्राफ है वो साइन का है। और आपने पढ़ा था मैथ्स के अंदर कि साइन का डेरिवेटिव जो होता है डी अपॉन डी टी ऑफ साइन, वो बराबर होता था कॉस के। तो इसलिए आपके पास ईएमएफ जो बनेगा वो कॉस का ग्राफ बनेगा। और रेफरेंस क्या दोगे, फैराडेज लॉ। इसके लिहाज से आपने ये बात बताई है, फैराडेज लॉ के हिसाब से बात बताइए आपने। उसके बाद एग्जामिनर पूछता है लास्ट पार्ट के अंदर ये डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, राइट। डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएट करने का मतलब होता था फ्लक्स का जो ग्रेडियंट है वो आपके पास ईएमएफ है। तो आपको फ्लक्स की जो शेप नजर आ रही है वो साइन नजर आ रही है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन को डिफरेंशिएट करो। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। क्या मतलब होता है आपके पास, डिफरेंशिएट करना। नहीं नहीं सर जी सर ये बोलिए। नेगेटिव साइन जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा।
नेगेटिव का नेगेटिव साइन जो है उसके फॉर्मूले में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ पे? सॉरी, बिल्कुल मेरे ध्यान से निकल गया था। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि आपके पास अगर साइन था तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस बनेगा, मगर साथ में लेंसेज लगा हुआ था तो ये माइनस। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं गलती कर गया था, तो मुझसे गलती हुई है। ये माइनस का कॉस का ग्राफ बनेगा। वेरी गुड बिस्मा, राइट। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस के साथ लगा हुआ था क्योंकि लेंसेज लॉ का माइनस साइन है। मैंने कहा था कि कैलकुलेशन में इग्नोर हो जाएगा, मगर जब हम ग्राफ बना रहे होंगे एक काउंट हो रहा होगा, इसका मतलब बनेगा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो जो प्लस का ग्राफ बनेगा, ईएमएफ का ग्राफ उससे गलत बना था, वो माइनस कॉस का ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। ये 4 बॉक्सेस तक साइन वेव बनेगी, और उसके बाद फिर आपके पास 6 नहीं, एक सेकंड में, यहाँ तक 1 2 3 4, ये तो साइन का हो गया कॉस, तो नेगेटिव कॉस, और उसके बाद एक ग्राफ ऐसे जा रहा है। सही है, वेरी गुड। मैं मिस्टेक कर गया था, मैं माइनस साइन लिखा मैंने फॉर्म में ज़रूर था, मगर मैं ड्रॉ करते मुझसे गलती हुई। उसके बाद एग्जामिनर लास्ट पार्ट में क्या पूछता है? लास्ट पार्ट में एग्जामिनर पूछता है, सफ़ान, ये बात समझ में आई तुम्हें? क्योंकि माइनस साइन मैंने कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड में भले ना लिखे हैं, मगर जब ग्राफ बना होंगे तो काउंट हो रहा होगा। उसके बाद पूछता है हेंस स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन आईपी ऑफ द प्राइमरी एंड ईएमएफ इन द सेकेंडरी। आपने ईएमएफ और फ्लक्स करंट में फेज डिफरेंस बताना है। तो अगर आपको मैं शेप छोटी करूं तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि एक ही ग्राफ के अंदर दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक ही शेप के अंदर। ये यस, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो आप मुझे बताएं, करंट अगर ज़ीरो है तो ईएमएफ जो है वो आपके पास -90 है या 270। ये -90 से ज़ीरो पे जा रहा होगा, तो आपके पास ये ज़ीरो से बढ़ के आपके पास 90 पे जा रहा होगा। कितने का फेज डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोग को? हैं? -90। तो आपके पास π/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे आपके पास? π/2, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो हमेशा प्लस में लिखते हैं, तो माइनस लिखने की जरूरत है। π/2 का फेज डिफरेंस है, क्योंकि फिजिक्स में हम रेडियन में आंसर देंगे, डिग्री में नहीं देंगे। तो फिजिक्स में लिखेंगे हम रेडियन, तो डिफरेंस आएगा π/2। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन था, इसकी मार्किंग की है पाई 1/2 या पाई, ये आंसर। ये चीज़ अभी तुमने पढ़ी नहीं है इंडक्शन में, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा तुमसे। इस सवाल को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने लेसू सा पूरा नहीं पढ़ा था। ये सवाल है होल प्रूफ का, रेफरेंस इसका दिखा देता हूँ मैं, मेरे से नज़र आ रहा होगा आपको, जून 10 का है ये आपके पास होल प्रोब होती है। ये जो एग्जामिनर ने होल प्रोब बना के दी है, वो जो मैंने इतनी बड़ी सी डायग्राम बनाई थी वो एक्चुअल में पेपर में आएगी। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ होगी ना, होल प्रोब की सिंबल कैसे बनी हुई है? एक रेक्टेंगल बना हुआ है आपके पास, मैं बता देता हूँ, राइट। एक एग्जामिनर रेक्टेंगल बना के देगा इस तरह से, और इसके साथ दो वायर निकाल के देगा इस तरह से, और इस तरह से। दिस इज द सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ होल प्रोब। ये चीज़ होती है होल प्रोब। अगर आप होल प्रोब के लिहाज से बात करोगे तो होल प्रोब के लिए आपको करना क्या होगा? अगर आपसे पूछते हैं होल प्रोब बना के बताओ पेपर 5 के अंदर, राइट, होल प्रोब के सिंबल, तो ये चीज़ होती है होल प्रोब। दिस इज कॉल्ड होल प्रोब। ये देखिए बनी हुई यहाँ पे, ये एक होल प्रोब है और एक वायर है। वायर में से जो करंट पास हो रहा था वो आपके पास गिवन है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये पूरा सवाल है। Constant current maintain a long straight wire. A whole probe is placed a position as a distance at a distance r from the center of the wire. Whole probe का wire से distance r given है, right? Explain why the whole probe is rotating about the horizontal
horizontally xy the whole probe voltage varies maximum value to the minimum value. अगर एग्जामिनर बोलता है इस होल प्रोब को आप मूव कराएं, और कैसे मूव करा रहे हैं, सर्कुलर में मूव करा रहे हैं, होल प्रोब जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं। कैसे मूव करा रहे हैं उसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप इसको होल प्रोब को मूव कराएंगे तो आपसे पूछता है कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मैक्सिमम वोल्टेज शो कर रहा होगा, फिर नेगेटिव वोल्टेज। एक्सप्लेन करो। लास्ट क्लास में हमने मेरे साथ किया था मोशनल ईएमएफ। क्या किया था आपने, मोशनल ईएमएफ। तो अगर आपने मोशनल ईएमएफ किया था तो मैंने एक फॉर्मूला आपके पास लिखवाया था मोशनल ईएमएफ का, यस, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था E इज इक्वल्स टू VBL। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। और जब एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा तो VBL साइन थीटा, क्या आएगी वैल्यू आपके पास, VBL साइन थीटा। V का मतलब मैंने बताया था स्पीड, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L का मतलब लेंथ। तो आपके पास होल प्रोब जहाँ रखा हुआ है, जब वायर में से करंट पास होगा, तो जब इस वायर में आप करंट पास करोगे तो इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, जस्ट लाइक दिस। एक मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अक्रॉस बनना शुरू हो जाएगी। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अक्रॉस बनती चली जाएगी, जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि अगर आप किसी वायर में से करंट पास करते थे तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब होल प्रोब को कट कर रही होगी, मैं अंदर वाला सर्कल डिलीट कर देता हूँ, उसकी रीज़न ये कि उसका इम्पैक्ट होल प्रोब तक जा ही दे रहा। ये देखिए एक वायर है, इस वायर में से करंट पास किया, करंट पास करेंगे, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होल प्रोब को कट करेगी तो होल प्रोब के ऊपर रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि आपने इस होल प्रोब को हॉरिजॉन्टल इस पोजीशन में रख के सर्कुलर पाथ में मूव करना है। सर्कुलर पाथ में मूव करने का मतलब क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करने का मतलब है कि आपने इस होल प्रोब को ऐसे मूव करवाना है। ये जो होल प्रोब रखी हुई थी, आप इसको इस तरह से मूव करवा दें, ऐसे मूव करवा दें इस तरह से, यानी कि होल प्रोब को आप अपनी इस पोजीशन पे रखते हुए इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा दें। ये अपनी पोजीशन पे इस तरह से घूमती चली जाएगी। तो जब ये घूम रही होगी तो ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा VBL। अब आपके पास डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, होल प्रोब ना करीब जा रहा है ना दूर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का चेंज आ रहा है। इसका मतलब बनेगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही होगी, साइन 90 पे। साइन 90 बराबर होता था 1 पे, और साइन 270 बराबर होता था -1 के। तो आप लिखेंगे व्हेन whole probe is rotating, so the angle between capital B and L will change. So EMF is induced either positive or negative by using formula। और वो फॉर्मूला क्या कोट करोगे आप, EMF इज इक्वल्स टू VBL साइन थीटा। इसका मतलब होगा साइन थीटा के चेंज होने से EMF जो हो रहा होगा इंड्यूस हो रहा होगा और उसकी डायरेक्शन चेंज होनी होगी। इसलिए एक दफ़ा आपको मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा होगा, एक दफ़ा मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा होगा। तो होल प्रोब अपनी जगह पे रखनी है, वायर अपनी जगह पे, मगर होल प्रोब को रोटेट करना है। तो होल प्रोब रोटेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF VBL साइन थीटा, थीटा विल ऑल्टर। तो थीटा के चेंज होने से या तो EMF पॉजिटिव मिल रहा होगा या नेगेटिव। ये इसका आंसर था। जी सही कह रहे हैं आप। हाँ हमदान सुनील सही कह रहे थे, यहाँ पे L जो है एक्चुअल में R के बराबर हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट पार्ट ये गिवन है। इस नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर पूछता है आपसे VH का मतलब है हॉल वोल्टेज, और R का मतलब आपके पास क्या है, R का मतलब था सेपरेशन बिटवीन होल प्रोब एंड वायर। एग्जामिनर बोलते हैं द मैक्सिमम होल वोल्टेज इज मेजर्ड एट डिफरेंट R, that of VH
करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ आर शो इन फिगर 5.2। होल वोल्टेज और आर का रिलेशन आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। एग्जामिनर बोलता है होल वोल्टेज एंड आर आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। वी एच बराबर है के अपॉन आर। बोलता है जहाँ पे के कांस्टेंट है। आपको एग्जामिनर ने फॉर्मूला बता दिया, आपको डाटा दे दिया। एग्जामिनर बोलते हैं विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ यूज डाटा फिगर 5.2 सजेस्ट वेदर द रिलेशन इज वैलिड। आपसे पूछता है आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, ग्राफ बनाना है। बोलते हैं सिर्फ टेबल देखकर बताओ क्या रिलेशन वैलिड है। कैसे करेंगे? आपको वी एच गिवन है, आपको आर गिवन है और फॉर्मूला लिखा हुआ है वी एच बराबर है के आर के। क्या ये रिलेशन वैलिड है? कैसे करेंगे इसको आपके ख्याल में? अगर ये रिलेशन वैलिड होगा, अगर ये रिलेशन वैलिड है इसका मतलब बनेगा अगर मैं वी एच को मल्टीप्लाई कर दूं आर से तो मुझे क्या मिल रहा होगा? के। इसका मतलब होगा मैं वी एच और आर को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर मैं 0.29 को अगर मैं 0.29 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, जब मैं 0.29 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.29। आपके पास कैलकुलेटर होगा, 0.19 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, ज़रा 0.19 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, देखो कितना आंसर आता है। ये कैलकुलेटर, तो अगर आपके पास 0.19 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो आंसर आ रहा है 0.285। राउंड ऑफ हो जाएगा 0.29। इसी तरह लास्ट वैल्यू को करके देखो ज़रा, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 5 0.3 बन रहा है। इसको करके देखो, डिफरेंट वैल्यूज को करके देखना है आपने। 0.97 मल्टीप्लाई हो रहा था किससे? ये आपके पास 3 से, 0.29। अब आंसर क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ वी एच एंड आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इफ रिलेशन इज वैलिड एंड दिस रिलेशन इज वैलिड बिकॉज ईच टाइम वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 0.29। आपने करना है क्या? आपने हॉल वोल्टेज को और आर को मल्टीप्लाई करना है। ऐसी कोई चीज़ आपने फॉर्मूले में नहीं पढ़ी थी, राइट? इसलिए एग्जामिनर ने आपको फॉर्मूला लिखकर दे दिया कि अगर हॉल वोल्टेज बराबर होगा के अपॉन आर के तो वी एच मल्टीप्लाई बाय आर बराबर हो जाएगा के। तो आपने क्या किया? वी एच और आर की डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने आंसर चेक किया, आंसर अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहा है, 0.29 या 0.3 आ रहा है। तो आप लिखेंगे यस दिस रिलेशन इज वैलिड। क्या ये बात समझ में आई? जैसे ओ लेवल्स की एटीपी में करते थे, ये ओ लेवल्स की एटीपी का सवाल दे दिया उसने उठा के A2 में। आप 2 मार्क्स में दिखाएंगे ना ये, क्या लिखेंगे ये? ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे 2 मार्क्स। आप लिखेंगे आई वी हैव टू मल्टीप्लाई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी एंड एच और फिर उनको मल्टीप्लाई करके दिखाओगे। तो एक पहली वैल्यू ले लेना, एक मिडिल वैल्यू ले लेना, एक लास्ट वैल्यू ले लेना। एग्जामिनर ने 5 वैल्यूज दिए हैं तो तुम फर्स्ट वैल्यू ले लो, थर्ड वैल्यू ले लो, फिफ्थ वैल्यू ले लो। डिफरेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, हर दफ़ा कॉन्स्टेंट आ रहा होगा सेम, तो उसका मतलब होगा आंसर इज वैलिड। आप लिखोगे रिलेशन इज वैलिड, जैसे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखा है। उसके बाद एग्जामिनर कहता है आपके पास a graph showing the variation of 1 upon d and vh is plotted. State the feature of the graph suggested the expression is valid. अगर ग्राफ से पूछता है कैसे वैलिड होता है ये? अगर मैं VH और 1 अपॉन आर का ग्राफ बनाता तो बताता है कि कौन सा फीचर है ग्राफ का जो शो करेगा कि रिलेशन इज वैलिड। तो अगर एग्जामिनर की बात को मैं के ऊपर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसका, आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें आप वी एच ले लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर और 1 अपॉन आर ले लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वी एच बराबर था के अपॉन आर के, तो वी एच बराबर हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर। तो वाई एक्सिस पे वोल्टेज है तो के मिलेगा, तो इसका मतलब होगा इसका मतलब बनेगा आपके पास तो जो ग्राफ बनेगा आपके पास
जो ग्राफ बन रहा होगा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। कैसे बन रही होगी आपके पास? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि के का मतलब था कांस्टेंट, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और उसका ग्रेडियंट जो होगा के बराबर होगा। इसका मतलब होगा आपके पास वी एच बराबर हो जाएगा के अपॉन आर के, तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा आपके पास। तो आपके पास लिखोगे वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का कौन सा फीचर शो कर रहा होगा? स्ट्रेट लाइन शो कर रही होगी कि के कांस्टेंट है, क्योंकि आपके पास वी एच और आर एच की डिफरेंट वैल्यूज पे कांस्टेंट निकालेंगे सेम आ रहा होगा। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो शो करेगा रिलेशन इज वैलिड, ग्रेडियंट इज स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट जो स्ट्रेट लाइन शो करेगा आपके पास। उसके बाद होल प्रोब इज नाउ replaced with a small coil of the wire connected to the sensitive voltmeter. The coil is arranged so that its plane is normal to the magnetic field of the wire. State Faraday's law, and hence explain why the voltmeter reading indicate a zero reading. अब देखें आपके पास पहले तो आपने स्टेट करना है फैराडेज लॉ का। फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी आपने? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल। पहले तो आपने स्टेट करना है फैराडेज लॉ को, और फिर आपने ये भी बताना है कि वोल्ट मीटर इंडिकेटर जीरो रीडिंग। तो स्टेट करना है फैराडेज लॉ को। जब स्टेट करोगे फैराडेज लॉ को तो आपको स्टेट क्या करना पड़ेगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज ईएमएफ। अब पूछता है आपके पास अगर वोल्ट मीटर एक्सप्लेन वाई रीडिंग वोल्ट मीटर के ऊपर जीरो क्यों आ रही होगी? वोल्ट मीटर पर रीडिंग जीरो आने का कॉन्सेप्ट क्या आपके पास? ये एक वायर था, एक वायर था, इसमें से आप करंट पास कर रहे थे। जब करंट पास कर रहे थे उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी। जब करंट स्टार्ट होगा तो करंट जैसे स्टार्ट होगा आपके पास वो जीरो से बढ़ना शुरू करेगा, और एक 5 एम्पेयर तक का पास होना था। तो 0 से 5 एम्पेयर अगर वो 2 सेकंड के बाद 5 एम्पेयर कांस्टेंट हो जाता है तो एक्चुअली में होगा क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लिंकेज इज कॉल्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये तो आपने स्टेटमेंट कोट कर दी। उसके बाद लिखोगे व्हेन करंट इज कांस्टेंट। जब वायर में करंट कांस्टेंट होगा तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, दैट्स वाई वोल्ट मीटर शोज जीरो रीडिंग। इसका मतलब होगा वोल्ट मीटर पे रीडिंग कब आएगी? जब आपके पास वोल्ट मीटर पे रीडिंग सिर्फ उस वक्त आएगी जब करंट स्टार्ट होगा या करंट स्टॉप हो रहा होगा। जब करंट कांस्टेंट हो चुका होगा तो वोल्ट मीटर पे कोई रीडिंग नहीं आ रही होगी। तो याद रखिए जब करंट स्टार्ट होगा जैसे आप स्विच ऑन करेंगे वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। उसके बाद जब करंट कांस्टेंट हो चुका होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज ही नहीं हो रहा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज ही नहीं होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ईएमएफ क्या हो चुकी होगी आपके पास? जीरो हो चुकी होगी। So that is the concept. So rate of change of magnetic flux linkage is EMF. When current is constant, no change in magnetic flux. That's why voltmeter shows zero reading. उसके बाद एग्जामिनर पूछता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है स्टेट 3 different way by which EMF may be induced in the coil. Different way in which an EMF can induce in coil. Coil में EMF induce करने के different method बताएं। आपने ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आपने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था
माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब बनेगा अगर आप ईएमएफ इंड्यूस करना चाहते हो तो आपके पास करंट कौन सा होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते, डिफरेंट वे, यूज एसी, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो आपके पास, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल कर दो, राइट। और आपके पास मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करे, यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जितना मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करता विद वेरिएबल रेजिस्टर, तो मुझे क्या लगाना पड़ता, वेरिएबल रेजिस्टर लगाना पड़ता। क्योंकि डायरेक्ट करंट से तो कांस्टेंट सेम आ रहा होगा, जब वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करके आप करंट को चेंज कर रहे होगे। करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी। ये तीन मैथड थे। इस तरह से आप क्या क्या कर सकते हो, आप अब मार्किंग किया गया वैल्यूज की आपके पास, All voltage maximum when plane normal to the each other, VH0 when plane is parallel, which depends upon the sine angle। अच्छा साइन की बात हो रही है। Calculate the value of V and R at least 3 times। 1SF और 2SF के सेम आनी चाहिए। Straight line passing through the origin, ये लिखना था। EMF induces proportional to the rate of change of magnetic flux linkage। Constant field in coil, flux linkage node does not change the EMF। करंट को वेरी कर सकते हैं, अच्छा ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल कर सकते थे, कॉइल को रोटेट कर सकते थे, मूव कॉइल टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द वायर। सही है, ये सारे उसने पॉसिबल आंसर लिखे हैं। करंट को चेंज कर सकते हैं, पहली बात ये, कॉइल को रोटेट कर सकते थे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते थे, या कॉइल को मूव करते वायर की तरफ या वायर से अवे। ये बात मैं लिखना भूल गया था, मैंने इस्तेमाल किए जो 3 पॉइंट किए वो दूसरे मैंने लिखे थे। इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स पे मार्क्स मिलेगा, इस पे यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, या आपके पास कॉइल को जो होगी वो टूवर्ड्स मूव करेंगे या अवे मूव कर देंगे, इस भी आपके ऊपर था ये। उसके बाद ये अभी आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने लीनियस लॉ नहीं पढ़ा है। फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट तो बता देंगे आप, एक सेकंड, फैराडेज लॉ का सवाल है। हाँ हो तो सकता है, कर सकते हैं। ये कॉइल है, ये देखिए सवाल ये रहा आपके पास, ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के साथ आपने एक कॉइल है, कॉइल के साथ वोल्टमीटर लगाया हुआ है, इसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और आप इसको क्या करते हैं, आप इसको ऑसिलेट करते हैं। जब आप इसको ऑसिलेट करते हैं तो हॉल एक वोल्टेज जनरेट हो रहा होता है जिसकी शेप ये गिवन है, ये देखिए आपको शेप गिवन है, टाइम गिवन है आपके पास, एक बार मैग्नेट है, साइज में इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि और विजिबल हो जाए। ये एक बार मैग्नेट है, हेलिकल स्प्रिंग है, इसके साथ मैग्नेट लगा हुआ है, कॉइल एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, और जब इस कॉइल को आप इस मैग्नेट के अंदर मूव करते हैं सोलेनॉइड के अंदर, तो आपके पास एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसकी शेप ये गिवन है, साइनसॉइडल। पहले पार्ट में स्टेट करना था फैराडेज लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज कॉल्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, पहली बात। बस मैं आज की क्लास छोटी ही लूँगा, मेरे लास्ट से 2 मिनट के अंदर आईडी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्लास ऑफ कर दूँगा मैं, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा नहीं है। सही है, बस पहले एक ही घंटे की, बस ये लास्ट सवाल है। तो पहले था आपके पास फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट वही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस। व्हाई, एक्सप्लेन, देयर इज अ रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पर रीडिंग आ रही है, यस, कि रीज़न क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर पर रीडिंग क्यों आ रही है, इसकी रीज़न क्या होगी आपके पास, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, ईएमएफ। बोल रहा रीडिंग वेरीज इन मैग्नीट्यूड, वेरी क्यों कर रही है, उसकी रीज़न ये, क्योंकि अगर आपने ऊपर की डायग्राम देखी हो तो आपके पास बार मैग्नेट जो होगी वो कॉइल के अंदर एंटर हो रही है और फिर आपके पास अंदर तक जा रही है, फिर बाहर निकल रही है। इसका मतलब होगा पहले नंबर ऑफ टर्न्स कम कट हो रहे थे, अब ज़्यादा कट हो रहे होंगे।
तो मैग्नीट्यूड वेरी होने की रीज़न क्या होगी, आपके पास मैग्नीट्यूड द रीडिंग वेरीज विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उसका कम या ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर ने जो आपको शेप दी थी वो ऐसे दी थी, ए ऐसे, उसका मतलब होगा उसकी रीज़न क्या है, स्प्रिंग जो है बार मैग्नेट आपके पास कॉइल के अंदर जब जा रहा होगा तो पहले कुछ पोर्शन कट हो रहा होगा, उसके बाद कुछ और, उसका मतलब होगा चेंज ऑफ एरिया। तो रीडिंग चेंज होने की रीज़न क्या होगी, चेंज